देहरादून का एक छोटा सा हॉस्पिटल जहां दो लड़कियां और एक लड़का खड़े थे। पहली लड़की बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने लड़के का हाथ पकड़ते हुए कहा, राघव, क्या हम ठीक कर रहे हैं? राघव ने कहा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। वैसे भी इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा। और तुम धैर्य को साथ क्यों लाई हो? ज्योति ने चिढ़कर धैर्य को देखकर कहा, मैं क्या करती? पता नहीं मम्मी के कौन से रिश्तेदार की बेटी है। मेरे गले ही पड़ी रहती है। जब से आई है तब से मुझसे चिपकी हुई है। राघव ने धैर्य को देखा। एक छोटी सी लड़की थी जो एक नीले रंग का सलवार सूट पहनकर बैठी थी। उसकी काली आंखें काफी सुंदर थीं और वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, मानो सारी दुनिया की खूबसूरती उसमें समाई हो। राघव ने मन में कहा, यह अभी इतनी सुंदर है तो बड़ी होकर तो कयामत ढा देगी। ज्योति ने उसका वह एक्सप्रेशन देख लिया और चीढ़कर धैर्य को देखकर मन में कहा, यह बेशर्म लड़की जानबूझकर यह सब कर रही है। तभी वहां एक नर्स आई जो ज्योति को अपने साथ ले जाने लगी। ज्योति ने जाने से पहले राघव को घूर कर देखकर कहा, खबरदार, जो तुम उस गांव की लड़की के पास गए। राघव ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो बेबी। मैं यही हूं। कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बुला सकती हो। वहां नर्स ज्योति को रूम में ले गई। लगभग 1 घंटे बाद नर्स ने राघव को अंदर बुलाया। ज्योति सिर झुकाए बैठी हुई थी। लेडी डॉक्टर ने राघव से कहा, सॉरी सर, पर मैम ये प्रोसेस नहीं कर सकती हैं। यह सुनकर राघव चौंक गया था। तभी डॉक्टर ने फिर से कहा, क्योंकि मैम पहले से ही प्रेग्नेंट है। दोनों ये बात सुनकर परेशान हो गए थे। राघव और ज्योति बाहर आए। राघव ने ज्योति पर चिल्लाते हुए कहा, तुमने पिल्स क्यों नहीं ली थी? ज्योति तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। राघव ने फिर कहा, अब हम उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या करेंगे? ज्योति वहीं बेंच पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। तभी धैर्य उसके पास आई और कहा, दीदी, हम घर कब जाएंगे? जैसे ही ज्योति ने सिर उठाकर धैर्य को देखा और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने धैर्य से बड़े ही प्यार से कहा, हम थोड़ी ही देर में जाएंगे, तुम यहाँ बैठो। फिर वो राघव का हाथ पकड़कर दूर खड़ी होकर उससे कुछ बात करने लगी। ज्योति ने कहा, क्या हुआ अगर मैं यह नहीं कर सकती? तुम उसे देख रहे हो, वह हमारे लिए काम करेगी। राघव ने उस ओर देखा जहां ज्योति कह रही थी। वहां धैर्य बैठी हुई थी। राघव ने हैरानी से ज्योति को देखते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वह तो तुम्हारी बहन है ना? ज्योति ने चिढ़ते हुए राघव को देखकर कहा, किसने कहा वह मेरी बहन वहन है? वह मेरी कोई नहीं है। वह सिर्फ हमारे पुराने गांव की पड़ोस की लड़की है, जिसे उन्होंने घूमने के लिए यहाँ भेजा है। देखो, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम पैसे ले चुके हैं। राघव को धैर्य पर दया आ रही थी। उसने ज्योति से कहा, ज्योति, वह सिर्फ 17 साल की है। ज्योति ने गुस्से से राघव को देखते हुए कहा, तो तुम चाहते हो मैं वह सारे पैसे वापस कर दूं? तुम मुझे बताओ, क्या वह सारे पैसे अभी भी हमारे पास है? हमने उसमें से आधे खर्च कर दिए हैं। अब यही हमारा लास्ट ऑप्शन है। राघव ने हार कर उसकी बात मान ली। वह लोग धैर्य के पास गए। ज्योति ने बड़े ही प्यार से धैर्य से कहा, सुनो, जब हम हॉस्पिटल आए हैं तो तुम्हारा भी चेकअप करा देते हैं। क्या पता तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो, वैसे भी तुम कितना काम करती हो। धैर्य जब से ज्योति के घर आई थी, ज्योति उससे सारा घर का काम कराती थी। धैर्य ने ज्योति को काफी मना करने की कोशिश की, पर ज्योति जबरदस्ती उसे उस रूम में ले गई। राघव ने पहले ही अंदर जाकर डॉक्टर और स्टाफ को पैसे दे दिए थे, जिससे वह उनका काम कर दे। धैर्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी सारी मशीनों में उसे क्यों लिटाया गया है? उसने डॉक्टर से भी पूछा, पर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि बड़े हॉस्पिटल में ऐसे ही इलाज होता है। धैर्य एक छोटे से गांव की लड़की थी, इसीलिए उसे शहर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, और वह मान गई। लगभग 2-3 घंटों के प्रोसेस के बाद वह काम हो गया। डॉक्टर ने ज्योति और राघव को धैर्य का खास ख्याल रखने को कहा। फिर वह लोग घर चले गए। ज्योति की मां शोभा ने जैसे ही तीनों को अंदर आते देखा, वह पहले तो खुश हुई। फिर उन्होंने जैसे ही धैर्य को देखा, उनके चेहरे की सारी खुशी उड़ गई और उन्होंने गुस्से में कहा, तुझे बोला था ना, घर में कितना काम पड़ा था। पर नहीं, तुझे तो बाहर घूमना है। अब जल्दी जा
और सारा काम कर। धैर्य सर झुकाकर अंदर जाने लगी तो ज्योति उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ क्या कर रहे हो? उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा है। अब आप उससे कुछ काम मत कराना। शोभा ने हैरानी से अपनी बेटी की तरफ देखा, क्योंकि सबसे ज्यादा नापसंद उनकी बेटी ही धैर्य को करती थी। उसे उसकी खूबसूरती बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। बस घूर कर धैर्य को देखा और अंदर चली गई। ज्योति ने धैर्य को भी उसके कमरे में जाकर आराम करने के लिए कह दिया था। राघव और ज्योति एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। 2 हफ्ते बाद वो लोग फिर उसी हॉस्पिटल में थे। अंदर डॉक्टर धैर्य को चेक कर रही थी। राघव ने ज्योति को देखते हुए कहा, उसे कुछ पता तो नहीं चलेगा? ज्योति ने हंसते हुए कहा, उसे क्या पता चलेगा, वह तो गंवार है। उसे तो अभी तक यह नहीं पता चला कि उसके साथ हुआ क्या था। तो अब क्या होगा? तभी वो डॉक्टर निकलकर अपने केबिन में चली गई और राघव और ज्योति भी उनके पीछे पीछे चले गए। वो दोनों केबिन में जाकर डॉक्टर के सामने बैठ गए। डॉक्टर ने एकदम सीरियस लुक के साथ कहा, प्रोसेस सक्सेसफुल रहा, अब वह तैयार है। ज्योति और राघव बहुत खुश हो गए थे। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां उन्हें लिखकर दे दी और कहा, यह दवाइयां उसे जरूर देना, क्योंकि उसकी उम्र अभी बहुत कम है। उसकी बॉडी बहुत कमजोर है, पर जो भी हो, आपने उस लड़की के साथ अच्छा नहीं किया। यह कहते वक्त डॉक्टर के चेहरे पर एक उदासी थी। ज्योति ने चिढ़ते हुए डॉक्टर को देखकर कहा, आप ऐसा नहीं कह सकती। आपने पैसे लिए हैं इसके लिए, और आप इस बात को किसी को नहीं बता सकती हैं। इस बात का खास ख्याल रखें। डॉक्टर ने एक नजर ज्योति को देखा और वापस अपना काम करने लगी। राघव ज्योति को डॉक्टर की केबिन से बाहर ले आया। तब तक धैर्य भी वहां आ चुकी थी। उसने पूछा, दीदी, हम वापस हॉस्पिटल क्यों आए हैं? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ज्योति ने एक नकली मुस्कान के साथ कहा, नहीं धैर्य, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। और वो उसे वहां से लेकर चले गए। लगातार 2 हफ्तों तक धैर्य की तबीयत काफी खराब रही। उसे रोज उल्टी होती थी और चक्कर आते रहते थे। उसे भूख भी नहीं लगती थी। ज्योति इन सब का कारण जानती थी, इसीलिए वह चुप रही। एक दिन राघव को एक कॉल आया। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, हमें माफ कर दीजिए, अब हमें उनकी जरूरत नहीं है। माफी के तौर पर आपको आपके दिए गए अमाउंट से डबल पैसे दिए जाएंगे। राघव बुरी तरह हैरान हो चुका था। उसने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह लोग नहीं माने। राघव ने जब ज्योति को यह सब बताया तो उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह तो इस बात से खुश थी कि उन्हें बिना कोई काम किए और ज्यादा पैसे मिलने वाले थे। राघव ने ज्योति से कहा, ज्योति, धैर्य का क्या होगा? उसे तो कुछ नहीं पता है। अब हम क्या करें? ज्योति ने चिढ़ते हुए राघव को देखा और कहा, तुम्हें धैर्य की बहुत चिंता है। राघव ने फिर कहा, तुम्हें भी होनी चाहिए, आखिर तुम भी एक लड़की हो। ज्योति ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे इतना बताओ कि वह लोग पैसे कब भेज रहे हैं। राघव ने हैरानी से ज्योति को देखा और कहा, सच में तुम कितनी निर्दय हो। ज्योति ने हंसते हुए राघव से कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इसमें तुम्हारा कोई हाथ ही नहीं है। क्या तुम वो नहीं थे जिसने इस बात के लिए अपनी हाँ कही थी कि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? अब जब वह किसी काम की नहीं है, तो हम क्यों उसकी चिंता करें? और तुम टेंशन मत लो, उसका इंतजाम मैं कर दूंगी। दूसरे दिन धैर्य को ज्योति के पिता वनराज ने बस से उसके गांव भिजवा दिया। राघव को जब पता चला कि धैर्य को उसके गांव भेज दिया गया है, तो उसे काफी बुरा लगा। उसने मन में कहा, हमने 17 साल की लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और उससे माफी भी नहीं मांग सकते। फिर उसने अपने बगल में ज्योति को देखा, जो हंसते हुए वह पैसे गिन रही थी जो उन्हें मिले हैं। धैर्य जैसे ही बस से उतरी, सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, रामगढ़ में आपका स्वागत है। धैर्य ने अपना बैग लिया और ऑटो से निकल गई। गांव छोटा सा था। यहाँ छोटे छोटे बाजार थे। कुछ लोग अपनी गायों को ले जा रहे थे तो कुछ खेत से आ रहे थे। हर जगह हरियाली थी, पर एक सुकून देने वाली हवा भी वहां थी। धैर्य एक छोटे से घर के पास आकर रुकी और बाहर से ही आवाज देने लगी, अम्मा, देखो मैं आ गई। अंदर से एक 35 साल की औरत बाहर आई और कहा, लाडो, तू आ गई। मुझे लगा तू तो हमें भूल ही गई थी।
धैर्या ने अपनी माँ लीला के गले लगकर कहा, हम आपको कैसे भूल जाते? सबसे ज्यादा तो हमें आपकी याद आई है। तभी अंदर से किसी की आवाज आई, हाँ भाई, अम्मा को ही याद किया जाता है, बाबा को तो कोई याद ही नहीं करता। प्रमोद साहू बाहर आते हुए कहने लगे। जैसे ही धैर्या ने उन्हें देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रमोद जी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी लाडो तो आते ही रोने लगी, चला दंड। फिर वह तीनों अंदर चले गए। घर काफी छोटा था। अंदर लकड़ी के बने सोफे रखे थे। धैर्य जाकर उधर बैठ गई। तभी अचानक से उसे अपने पेट में हलचल महसूस होने लगी। वह तुरंत उठकर बाथरूम में गई और उल्टी करने लगी। लीला जी धैर्य की ऐसी हालत देखकर काफी परेशान हो गई थी। उन्होंने प्रमोद जी से कहा, देखिए, उसकी तबीयत खराब लग रही है, वैद्य जी को बुला ले। प्रमोद जी ने कहा, अरे सफर से आई है इसीलिए ऐसा हो रहा है, तुम चिंता मत करो। धैर्य ने खुद को आईने में देखते हुए कहा, हमें हो क्या रहा है? इतने दिनों से उल्टियां हो रही हैं, क्या एक बार वैद्य जी को दिखा दे? नहीं नहीं, रहने देते हैं, अम्मा और बाबा परेशान हो जाएंगे। ऐसे ही 4-5 दिन निकल गए और धैर्य की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। प्रमोद जी और लीला काफी परेशान थे। एक दिन गांव की शादी में धैर्य और उसका परिवार भी गया हुआ था। गांव के बड़े की चौपाल में शादी रखी गई थी। पूरा गांव उसमें शामिल हुआ था। शादी खत्म होते होते धैर्य की तबीयत फिर खराब होने लगी थी। वह एक पेड़ के पास खड़ी होकर उल्टियां कर रही थी। गांव के सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ जा चुका था। कुछ लोग बातें भी बना रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत धैर्य के पास गई और उसकी पीठ सहलाते हुए उसका हाथ पकड़ने लगी। जैसे ही उसने उसका हाथ चेक करा, वह 2 कदम पीछे हट गई और जोरों से चिल्लाने लगी, अनर्थ हो गया, ये लड़की, निकालो इसे यहां से। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी गांव के सरपंच आगे आए। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से पूछा, क्या हुआ है? तो उसने बताया, अरे ये लड़की, इसने पाप किया है, ये 1.5 महीने पेट से है। हर कोई सुन के हैरान था। धैर्य वहीं जमीन पर बैठ चुकी थी। लीला और प्रमोद जी सदमे में थे। सभी मिलकर उनके परिवार को गांव से निकालने की बातें कर रहे थे। सरपंच ने कहा, हम इस लड़की को इस गांव में नहीं रख सकते। ये बालिग भी नहीं हुई थी और उसने इतना बड़ा पाप कर दिया है। आपके परिवार को इस गांव से बहिष्कृत किया जाता है। तभी धैर्य उठकर खड़ी हुई और उसने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, यह हमारी गलती है, हम इसके जिम्मेदार हैं। हमारे अम्मा और बाबा को इसका दोष ना दें। हम यहां से अभी चले जाएंगे और कभी इस गांव में कदम नहीं रखेंगे। ये कहकर वो वहां से जाने लगी। लीला उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगी तो प्रमोद जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने गुस्से में कहा, आज से तुम मेरी बेटी नहीं हो। मेरी बेटी ऐसी हो ही नहीं सकती। मैंने उसे ऐसी परवरिश नहीं दी थी। जीवन में कभी अगर मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो याद रखना तुम मेरी लाश देखोगी। निकल जाओ यहां से। धैर्य तो पहले ही वहां से जा रही थी, पर यह शब्द सुनकर उसके शरीर से मानो जान ही निकल गई। वह बेसुध होकर वहां से चली गई। उसे खुद नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है। वह जाकर एक बस में बैठ गई। जब बस चलने लगी तो उसने रामगढ़ को पीछे छोड़ते हुए देखा और रोते हुए कहने लगी, अम्मा बाबा माफ करना, मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हुआ है, पर आपकी बेटी ने कुछ ऐसा नहीं किया है जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। अब मैं यहाँ तब आऊंगी जब मेरे पास अपने सवालों के जवाब होंगे। बस चलती रही। कई घंटों बाद जब वह रुकी और धैर्य से बाहर आई तो उसने देखा कि सुबह के 5 बज रहे हैं। हल्की हल्की रोशनी है। धैर्य आगे बढ़ते हुए सब जगह को देखने लगी। तभी उसे एक बोर्ड दिखाई दिया, लव यू इंदौर। हाँ, धैर्य इंदौर में थी, जहां उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। जब वो फुटपाथ पर चल रही थी, हर इंसान उसे ही देख रहा था। धैर्य इस वक्त एक नारंगी रंग का लहंगा पहनी हुई थी और हाथों में काफी सारी चूड़ियां थीं। वह बेसुध बस आगे चले जा रही थी। वही एक ब्लैक कलर की कार साइड में खड़ी थी, जिसके अंदर से एक इंसान कब से धैर्य को ही देख रहा था। उसने अपने आगे बैठे इंसान को कुछ आर्डर दिया तो एक इंसान कार से बाहर जाकर धैर्य के पास खड़ा हो गया। धैर्य को जब अपने ऊपर किसी की परछाई महसूस हुई तो उसने ऊपर देखा। उसके सामने एक काले कलर के कपड़ों में हट्टा कट्टा इंसान खड़ा था, जो दिखने में काफी डरावना था। धैर्य अपने कदम पीछे लेने लगी। उसने कहा, दूर दूर,
हमसे हमसे दूर रहो, और वहां से भागने लगी। वह आदमी उसके पीछे जाने लगा, पर वह वहां की भीड़ में कहीं गुम हो गई और उस आदमी को कहीं नहीं मिली। वह निराश होकर वापस उस कार के पास आ गया था। कार में बैठा इंसान उसे घूर कर देख रहा था। उसने कहा, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी। तुम ऐसे उसके सामने खड़े होंगे तो वह जरूर भागेगी ना। उस आदमी का मुंह लटक गया। उसने धीरे से कहा, सॉरी बॉस, मेरी मिस्टेक थी। यह कहकर वो कार में बैठा और कार आगे बढ़ने लगी। कार में बैठा आदमी अभी भी भीड़ में धैर्या को ही ढूंढ रहा था। इधर धैर्या एक छोटी सी दुकान के पीछे खड़ी थी और अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। दुकान वाले ने जब धैर्या को अभी दुकान के सामने खड़ा देखा तो वह उसे भगाने लगा। धैर्या वहां से निकलकर सीधी जाने लगी। उसे तो खुद नहीं पता था कि वह कहाँ जाए। दिन भर घूमते रहने के बाद धैर्या जाकर एक पार्क में बैठ गई। वह छोटी बच्ची खेल रही थी, जिसे देखकर सहसा ही उसका हाथ अपने पेट पर चला गया। उसने खुद से कहा, हमें नहीं पता कि आप हमारे अंदर कैसे आए, पर हम आपकी जान नहीं लेंगे। ईश्वर ने आपको हमारे पास भेजा है, और हमारा कोई हक नहीं है किसी निर्दोष को इस दुनिया से भेजने का। आपका और हमारा साथ ईश्वर ने बांधा है, और हम हर हाल में आपको सुरक्षित रखेंगे। हमारे माता पिता का हाथ हमसे छूटा है, पर हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप ही हमारी जीने का सहारा हैं। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। धैर्या को पता ही नहीं चला कि कब वह उस बेंच पर बैठे बैठे ही सो गई। उसकी नींद कुछ लड़कों की आवाजों से खुली, जो उसके सामने ही खड़े थे। अपने सामने इतने सारे लड़कों को देखकर धैर्या डर के मारे कांपने लगी। वह लड़के धैर्या को देखकर हंस रहे थे। धैर्या अपने सामने इतने सारे लड़कों को देखकर घबरा गई थी। उसकी तो ऐसी हालत हो गई थी कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। उनमें से एक लड़का आगे आया और धैर्या को देखते हुए कहने लगा, भाई कमाल का माल मिला है आज। देख तो इसकी कमर क्या गजब ढा रही है। धैर्या ने जो लहंगा पहना था, उसके दुपट्टे से उसकी कमर दिख रही थी। उसने जल्दी से उसे ठीक किया और खड़ी हो रही थी। तभी वो लड़का उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे वापस वहीं बिठाने लगा और बाकी सारे लड़के हंस रहे थे। धैर्या ने रोते हुए कहा, हमें जाने दीजिए, हमने तो कुछ नहीं किया है, प्लीज जाने दीजिए। उन्हीं लड़कों के बीच एक लड़के ने हंसते हुए कहा, भाई सुन तो इसकी आवाज, कितनी मीठी है। इसको तो सबसे पहले मैं भी लूंगा। तभी एक और लड़के ने कहा, यार तेरा नंबर पहले नहीं आ सकता। धैर्या उनकी बातों से बुरी तरह डर गई थी और वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। तभी एक लड़के ने उसे कमर से पकड़कर खींच लिया, जिससे धैर्या बुरी तरह रो रही थी। ये देखकर एक लड़के ने धैर्या के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे धैर्या जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते समय उसके दोनों हाथ अपने पेट पर थे, जैसे वह अपने बच्चे को बचा रही हो। तभी वहां किसी औरत की आवाज आई, स्टूपिड बॉयज, छोड़ो लड़की को। जब लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक 50 साल की औरत खड़ी थी। ये देखकर एक लड़के ने हंसते हुए कहा, आंटी यहां से जाओ, यहां आपके काम का कुछ नहीं है। औरत ने आगे आते हुए कहा, अच्छा, तो मुझे भी जानना है कि तुम्हारे काम का यहाँ क्या है। ये कहते हुए वह औरत आगे आ रही थी। ग्रुप में से एक लड़का आगे बढ़ते हुए उस औरत को बाहर निकालने वाला था कि उस औरत ने जोरदार मुक्का उस लड़का के चेहरे पर मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। बाकी लड़के यह देखकर बौखला गए और वह भी उसके पास आने लगे। उस औरत ने एक एक कर सबको पछाड़ दिया। सभी लड़के जमीन पर पड़े थे और दर्द से करा रहे थे। औरत धैर्या के पास गई और उसने उसे जमीन से उठाते हुए कहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? धैर्या ने नजरें उठाकर ऊपर देखा और रोते हुए उस औरत के गले लगकर कहा, मैं मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, मेरा कोई नहीं है। उस औरत को धैर्य की मासूम शक्ल देखकर उस पर दया आ गई थी। उसने उसे उठाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, रो मत, मेरे साथ चलो। जैसे ही उसने धैर्य को खड़ा किया, तभी धैर्य के दिल में तेजी से दर्द होने लगा और वह अपनी चेस्ट पर हाथ रखकर जोर जोर से सांसें लेने लगी। जैसे ही औरत ने उसकी हालत देखी, वह तुरंत उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में धैर्य का ट्रीटमेंट चल रहा था। इंदौर के एक 5 स्टार होटल में एक लड़का खिड़की के पास खड़ा था और अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से कह रहा था, क्या तुम किसी तकलीफ में हो? तुम ठीक तो हो ना?
उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। तभी उसने किसी को फोन करा और कहा, क्या वह तुम्हें मिली? सामने से आवाज आई, सॉरी बॉस, हमने बहुत कोशिश की, पर हमें वह नहीं मिली। उस लड़के ने बिना बात किए फोन काट दिया, पर वापस आसमान में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इधर हॉस्पिटल में 2 घंटे के बाद एक लड़की ऑपरेटिंग रूम से बाहर आई। उसने उस औरत से कहा, मासी, आप इसे कहाँ से लाए हो? औरत ने कहा, मैं घर जा रही थी। तभी रात में पार्क में कुछ लड़के इसे परेशान कर रहे थे, और तुम तो मुझे जानती हो कि मैं कहीं जुल्म होता देख नहीं सकती। ये सुनकर वो लड़की हंसने लगी। फिर उसने कहा, हाँ हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ आपको। अपनी बॉक्सिंग कहीं भी दिखाने में बहुत मजा आता है। आप ठहरी प्रतिभा देवी, आपसे कौन पंगा लेगा? फिर उसने बहुत सीरियस होते हुए कहा, उसे माइनर अटैक आया था। शायद वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी और उन लड़कों से डर भी गई थी, जिससे उसके हार्ट में कुछ परेशानी हो गई थी। और एक और बात है, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। प्रतिभा देवी ने उसे अपने साथ उठाते हुए कहा, आहना, बताओ मुझे, उस बच्ची को क्या हुआ है? अहाना में एक लंबी सांस ली और कहा, वह प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही प्रतिभा देवी हैरान रह गई थी। उन्होंने कहा, क्या कह रही हो तुम? छोटी सी बच्ची है, तुमने अच्छे से चेक नहीं किया होगा। अहाना ने कहा, मैंने चेक किया है। मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से भी चेकअप करवाया उसका। उसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। उसने बताया कि उसका घर कहाँ है। प्रतिभा देवी ने कहा, उसने कहा उसका कोई नहीं है। प्यारी बच्ची दुनिया में अकेली है, और इतनी बड़ी मुसीबत में भी। तभी नर्स ने वार्ड से बाहर आते हुए कहा, अहाना मैम, उस लड़की को होश आ गया है। प्रतिभा देवी और अहाना वार्ड में चले गए। उन्होंने अपने सामने बैठी हुई छोटी सी लड़की को देखा, जो 16-17 साल की ही दिख रही थी। प्रतिभा देवी उसके पास जाकर बैठ गई। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बच्चा कैसे हो? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? धैर्य ने अपनी भरी हुई आंखों से अपने सामने बैठी औरत को देखा और कहा, आपका धन्यवाद, आपने हमारी जान बचाई। तभी उसे कुछ ध्यान आया और उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। ये देखकर आहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक है। धैर्य घबराई हुई आंखों से अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखने लगी, तो आहाना ने उससे कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम बता सकती हो कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई? इस सवाल का जवाब तो खुद धैर्य को भी नहीं पता था। आहाना उसके फेस के एक्सप्रेशन समझ गई और उसने कहा, मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुम्हें सरोगेसी के जरिए प्रेग्नेंट किया गया है, मतलब किसी ने अपना बेबी तुम्हारे यूट्रस में प्लांट किया था। तुम्हें पता है ये कब हुआ था? धैर्य को तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो एक छोटे से गांव की लड़की थी। उसे ये सब बिल्कुल नहीं पता था। धैर्य को वह 2 बार हॉस्पिटल जाना याद आया और वह सब समझ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अहाना ने उससे पूछा, तुमने बताया नहीं? धैर्य ने कहा, हमारे साथ धोखा हुआ है। उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने तो उनके साथ कुछ गलत नहीं किया था। यह कहते हुए रोने लगी थी। अहाना ने कहा, तो क्या तुम अबॉर्शन कराना चाहती हो? इस बात सुनकर धैर्य अपने दोनों हाथों से अपने पेट को छुपाते हुए कहा, नहीं, हम अपने बच्चे को नहीं मारेंगे, वह हमारा अंश है। अहाना ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, तुम बहुत छोटी हो। तुम्हारी बॉडी ये प्रेगनेंसी झेल नहीं पाएगी। इसमें बहुत खतरा है, खासकर तुम्हारी जान को। आहाना आगे कुछ कहती, इससे पहले ही प्रतिभा देवी ने उसे रोकते हुए कहा, जाने दो, उसके पास पहले ही कोई नहीं है। शायद यह भगवान की इच्छा है कि इसे कोई सहारा मिले। तुम चिंता मत करो, हम है ना, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे, और इस नन्हे से शैतान का भी। ये कहते हुए वो उसके पेट पर हाथ रखने लगी। धैर्य ने रोते हुए उन्हें गले लगाया और कहा, धन्यवाद, आप हमारे लिए इतना कर रही हैं। हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे। प्रतिभा देवी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा चुप हो जाओ और बताओ तुम्हारा नाम क्या है? धैर्य ने कहा, हमारा नाम धैर्य साहू है। उन्होंने उसे आराम से लेटाया और कहा, अच्छा, थोड़ा आराम कर लो, हम कल घर जाएंगे। ये कहकर वो वार्ड से बाहर आ गई।
बाहर अहाना पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। उसने कहा, आप उसे कैसे इनकरेज कर सकती थी? आपने देखा नहीं, वह सिर्फ 17 साल की है। ये बहुत रिस्की है। अहाना लगातार बोली जा रही थी। प्रतिभा देवी उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, अहाना चुप हो जाओ, हम संभाल लेंगे। तुमने उसकी आंखों में उम्मीद को नहीं देखा? कुछ खोने का दर्द और कुछ पा लेने की इच्छा। ये बच्चा उसकी आखिरी उम्मीद है जीने के लिए। उसने अपना सरनेम बताया है, इसका मतलब उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया है। शायद वो उसे गलत समझ रहे थे। दूसरे दिन प्रतिभा देवी और आहना धैर्य को अपने घर ले आए। उनका घर गांधी चौक के कीर्तन अपार्टमेंट के सेकंड फ्लोर पर था। कॉलोनी ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर साफ सुथरी और अच्छी थी। धैर्य ने घर को अंदर से देखा तो पाया कि ज्यादा चमक ना होकर वहां एक सादगी थी। बांस के कई सारी सुंदर सुंदर चीजें बनाकर रखी गई थीं। वो 1-2 बीएच के अपार्टमेंट था। एक दीवार पर प्रतिभा देवी के परिवार के फोटो के साथ उनके बॉक्सिंग में जीते गए पुरस्कारों के भी फोटो लगे थे। अहाना ने धैर्य को सोफे पर बिठाया और उसे पानी देते हुए कहा, मासी, यहाँ अकेले रहती हैं। तुम उनके साथ रह सकती हो। उनका बेटा और बहू अमेरिका में है, पर मैं तुमसे अभी भी कह रही हूं कि तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना है। आहना ने अपनी बात खत्म करी ही थी कि अंदर से प्रतिभा देवी की आवाज आई। उन्होंने कहा, अब बस करो। कितना डराओगी उस बच्ची को? पहले ही बेचारी इतनी परेशान है और तुम उसे और परेशान कर रही हो। आहना ने मुंह बनाकर प्रतिभा देवी को देखा और कहा, मासी, आप तो इसके आते ही मुझे भूल गई। प्रतिभा देवी ने हंसते हुए उसकी बाजू पर मुक्का मारा और कहा, अच्छा, मैं तुम्हें भूल गई हूं। ठीक है, तो जाकर हमारे लिए खाना बनाओ। शायद उससे मुझे तुम्हारी याद आ जाए। अहाना उतरे हुए चेहरे के साथ किचन में चली गई। प्रतिभा देवी ने धैर्य के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा चिंता मत करो। मैं तुम्हारे माता पिता की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, पर तुम्हें अकेला भी महसूस होने नहीं होने दूंगी। अब तुम और यह शैतान मेरी जिम्मेदारी है। धैर्य को इतना अपनापन देखकर अपने अंदर एक गर्माहट महसूस हुई। उसने तुरंत प्रतिभा देवी को गले लगा लिया। 8 महीने बाद देहरादून। एक सबसे बड़े हॉस्पिटल में एक वीआईपी रूम के अंदर एक लड़का बेजान सा बेड पर लेटा हुआ था। उसके सामने बेंच पर एक 55 साल की महिला बैठी थी, जो काफी रईस दिख रही थी और एकटक उस लड़के को देख रही थी। तभी उस रूम में एक आदमी अंदर आया, जो काफी लंबा था और उसने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाया हुआ था। उसने अपना सर झुकाकर कहा, बड़ी मालकिन हुक्म करें। उस औरत ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, हेमंत, हम चाहते हैं तुम उन्हें दोबारा ढूंढो और यह काम हमें अगले 2 घंटे के अंदर चाहिए। हेमंत ने सर झुकाकर हाँ कहा और चला गया। औरत ने उस लड़के के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम अपना वंश इस तरह खत्म नहीं होने देंगे। वायु, आपको ठीक होना होगा। ये कहकर उस औरत की आंखों से आंसू गिरने लगे। 2 घंटे बाद हेमंत वापस आया। उसने कहा, बड़ी मालकिन, हमें वह मिल गए हैं और खबर सही है। वह औरत आंखों में एक चमक के साथ खड़ी हुई और उसने कहा, हमें अभी उधर ले चलो। देहरादून की सड़कों पर 3 चमचमाती काली कार एक साथ चल रही थी। वो सभी कार एक छोटे से घर के पास आकर रुकी। उनमें से कुछ बॉडीगार्ड उतरे और बीच में खड़ी रोल्स रॉयल कार दरवाजा खोला, जिसमें से एक क्रीम कलर की शिफॉन की साड़ी में एक औरत बाहर आई। धूप में उसके गले में पहना हुआ डायमंड का नेकलेस चमक रहा था। बॉडीगार्ड ने जाकर उस घर का दरवाजा खटखटाया। शोभा जी ने आकर दरवाजा खोला। अपने सामने खड़े इतने हठे कट्टे लोगों को देखकर शोभा जी डर के पीछे चले गए। उन्हें लगा ज्योति ने कुछ किया होगा, क्योंकि ज्योति हमेशा ही कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करती रहती थी। उन्होंने मन में कहा, अब यह क्या नई मुसीबत है। तभी उन बॉडीगार्ड के बीच में से एक आवाज आई, हम आपसे बात करना चाहते हैं। शोभा ने उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी और अपने सामने एक अमीर औरत को देखकर उनकी आंखें चमकने लगीं। उसने उन्हें अंदर बुलाया। वह औरत वहां जाकर सोफे पर बैठ गई। तब तक वनराज जी भी वहां आ गए थे और वह भी वह सब देखकर उतना ही हैरान थे जितना शोभा थी। तभी उस औरत ने कहा, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप बैठ जाइए। शोभा और वनराज बैठ गए तो उस औरत ने फिर कहा, हमारा नाम निर्मला देवी राजवंश है। हम आपकी बेटी से मिलना चाहते हैं। राजवंश यह नाम सुनते ही दोनों बुरी तरह चौंक गए थे।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ज्योति ने राजवंशों से पंगा कैसे ले लिया। वनराज जी हाथ जोड़ते हुए कहा, मैम, अगर हमारी बेटी से कोई गलती हुई है तो हम उसकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। वह बच्ची है। अगर उसने आपका किसी भी तरह से अपमान किया है तो उसे माफ कर दीजिए। निर्मला देवी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी पीछे से किसी की आवाज आई, मम्मी, घर का सारा सामान लाने में कितनी परेशानी होती है। पीछे ज्योति खड़ी थी। उसके दोनों हाथों में बड़े बड़े थैले थे। उसने एक प्लाजो सूट पहना था जिसमें उसका बड़ा पेट साफ नजर आ रहा था। निर्मला देवी ने जैसे ही ज्योति को देखा, उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वह उठकर खड़ी हुई और उन्होंने ज्योति के पेट पर हाथ लगाकर कहा, हमारा वंश हमारा वंश अभी भी जिंदा है। इस समय उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी उनकी नजर ज्योति के हाथों में पकड़े और बड़े बड़े बैग्स पर गई और उन्होंने गुस्से में कहा, किसकी इतनी हिम्मत थी कि हमारे वंश को जन्म देने वाली लड़की से इस तरह का काम करवाए। शोभा वनराज तो उनकी आवाज से डर से कांपने लगे थे। निर्मला देवी ने अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया। 2 आदमी तुरंत आगे आए और उन्होंने ज्योति के हाथों में बैट लेकर अंदर रख दिया। निर्मला देवी ने ज्योति का हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए कहा, आपकी तबीयत कैसी है? क्या आपको अच्छा लगता है? आप स्वस्थ महसूस करती हैं? ज्योति बुरी तरह कंफ्यूज थी और उसने कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। निर्मला देवी ने एक आह भरते हुए कहा, गलती हमारी है, हम आपको बताते हैं। हम निर्मला देवी राजवंश, राजवंश खानदान की हेड। हमारा पोता वायु राजवंश, जिसे शायद आप लोग जानते होंगे। आपकी कोख में जो बच्चा है, वह हमारे पोते वायु राजवंश का है। हमारे पोते ने आपके साथ वह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पर कुछ कारणों से हमने उन्हें यह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को कहा था। हम जानते थे कि हम लड़की के जीवन के साथ खेल रहे हैं, पर शायद यह ईश्वर की इच्छा थी जो आपने हमारे आने वाले परपोते को अपने पास रखा। हम आपके आभारी हैं। ज्योति ने कहा, तो आप क्या चाहती हैं? निर्मला देवी ने कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहे। हम आपकी पूरी देखभाल करेंगे। यदि आप वापस जाना चाहे तो आपको आपकी इच्छा अनुसार वापस भेज दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम इस बच्चे को अपने पास रखेंगे। ज्योति के दिमाग में तो कुछ और ही प्लान चल रहा था। उसने कहा, मैं आपके साथ चल सकती हूँ और आपको ये बच्चा भी दे सकती हूँ, पर क्या आप अपने पोते की शादी मुझसे कराएगी? निर्मला देवी एक पल के लिए हैरान हो गई, पर यह उनके वंश का सवाल था। उन्होंने कुछ सोचकर हाँ कह दिया और वहां से चली गई। उनके जाने के बाद वनराज और शोभा अविश्वास से अपनी बेटी को देख रहे थे। शोभा ने कहा, ज्योति, तुमने कहा था कि यह बच्चा राघव का है और वह औरत यहां आकर यह कह रही है कि यह उनका पोता है। ज्योति ने सोफे पर बैठकर पानी पीते हुए कहा, यह लगभग आधा सच है। फिर उसने हॉस्पिटल से लेकर धैर्य के साथ जो उन्होंने किया वह सब कुछ बताया। तो शोभा ने कहा, पर अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने झूठ बोला है तो क्या होगा? वह लोग काफी खतरनाक हैं। ज्योति ने बड़े आराम से कहा, माँ, कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया था और उन्हें कौन बताएगा कि यह उनके घर का बच्चा नहीं है। हमारे लिए एक अच्छा मौका है। हम इनकी मदद से काफी अमीर बन सकते हैं। बस आपको मेरा साथ देना होगा। वह पूरा परिवार शैतानों की तरह मुस्कुराने लगा। इधर निर्मला देवी हॉस्पिटल रूम में बैठी थीं। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, रिपोर्ट में क्या है? डॉक्टर ने निराशा से कहा, वही जो हमने आपको पहले बताया था। मिस्टर वायु अब कभी पिता नहीं बन सकते हैं। एक्सीडेंट में उनके पैरों का पूरा हिस्सा सुन्न हो चुका था। हाँ, कुछ ही समय में वह चल जरूर सकते हैं, पर शायद ही मुमकिन है कि जीवन में कभी पिता बन सके। निर्मला देवी ने एक लंबी आह भरी और अपने पीछे खड़े हेमंत को देखकर कहा, तुम उस लड़की का राजवंश हवेली में रहने का इंतजाम करो। हेमंत ने हाँ में सिर हिलाया। निर्मला देवी ने वायु की तरफ देखते हुए कहा, हमें माफ कर दो बच्चे, पर यह फैसला बहुत जरूरी है। जब तुम कोमा से उठोगे तो शायद इस पर सवाल उठाओ, पर हम तुम्हें समझा देंगे। इंदौर के हॉस्पिटल में धैर्य का ऑपरेशन चल रहा था। प्रतिभा देवी बाहर बैठे ओटी की रेड लाइट को ही देख रही थी। तभी वहां आहाना भागते हुए और प्रतिभा देवी के गले लगकर रोते हुए कहने लगी, मासी, ये सब कैसे हुआ? धैर्य कैसी है? प्रतिभा देवी बिल्कुल शांत खड़ी थी। उन्होंने कहा, हम मार्केट से आ रहे थे। रोड क्रॉस करते समय एक कार ने उसे टक्कर मार दी।
तभी डॉक्टर ओटी से बाहर आई और कहने लगी, देखिए, पेशेंट का काफी ब्लड लॉस हुआ है और उनकी कम एज के कारण ये डिलीवरी बहुत रिस्की है। हम दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, तो आप लोग जल्दी बताइए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। ये सुनकर प्रतिभा देवी और आहाना सुन्न हो गए थे। उनकी आंखों के सामने पिछले महीनों के सुनहरे पल आने लगे। तभी आहाना ने खुद को संभालते हुए कहा, डॉक्टर, आप धैर्य को बचाइए। प्रतिभा देवी हैरानी से आहाना को देखने लगी। आहाना बेंच पर सिर झुका बैठकर कहने लगी, मासी, आप समझे वो बच्ची है, हम उसे कैसे मरने दे सकते हैं? प्रतिभा देवी परेशान होकर कहने लगी, पर तुम जानती हो वो बच्चा उसके लिए क्या मायने रखता है, और तुम उससे उसकी जिंदगी के मायने छीनना चाहती हो। वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। आहाना ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठी रही। ऑपरेशन कई घंटों तक चलता रहा। अंदर ओटी में डॉक्टर कह रही थी, इनकी पल्स गिर रही है, पता नहीं इन्हें बचा पाएगी या नहीं। दूसरी डॉक्टर ने कहा, हर कोई फोकस, हम तीन तीन जानों को ऐसे नहीं जाने दे सकते। इसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं, जो हमें अभी पता चला है। धैर्य की कंडीशन खराब होती जा रही थी। देहरादून हॉस्पिटल वीआईपी बोर्ड के अंदर वायु की धड़कन भी तेज चल रही थी। कई सारे डॉक्टर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वायु एक सपना देख रहा था। उसको एक लड़की दिख रही थी जिसने सफेद रंग की ड्रेस पहनी थी। उसकी पीठ वायु की तरफ थी। बहुत सारे सफेद धुआं होने के कारण वायु को साफ नहीं दिख रहा था। वह आगे जाने लगा। आगे जाकर उसने देखा कि वह लड़की दो छोटे बच्चों का हाथ पकड़कर आगे जा रही है। वायु दौड़कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था और वह बहुत दूर था। वह चिल्लाने लगा, रुक जाओ, रुक जाओ। वह लड़की पीछे मुड़ी। वायु ने देखा कि यह वही लड़की थी जो उसे इंदौर में दिखी थी। उस समय उसने नारंगी रंग का लहंगा पहना था, पर जब तक वह उस तक पहुंचता, वह जा चुकी थी। उसने उसे आवाज दी, कहाँ जा रही हो तुम? फिर से नहीं जा सकती? वापस आ जाओ। वह लड़की मुस्कुराते हुए आगे जाने लगी। यहाँ हॉस्पिटल में वायु की सांसें और तेज चलने लगी थीं। बाहर निर्मला देवी परेशान बैठी थी कि उनका पोता पिछले 8 महीने से कोमा में था। उसने अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखा था, जो कुछ हफ्तों पहले ही दुनिया में आया था। इधर वायु के सपने में उस लड़की ने कहा, आप हमें ढूंढ लेंगे, आप हम तीनों को ढूंढ लेंगे, हमें अभी जाना होगा। इतना कहते हुए वह तीनों उस धुएं के साथ गायब हो गए। 1 घंटे बाद देहरादून और इंदौर दोनों ही हॉस्पिटल के ओटी का दरवाजा खुला। 7 साल बाद देहरादून की राजवंश हवेली में भी बहुत खुशी का माहौल था। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अंदर कई नौकर कल होने वाले जश्न की तैयारी कर रहे थे। ज्योति सबको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। ज्योति ने इस समय डिजाइनर वन पीस पहना हुआ था, जिसमें वह काफी एलिगेंट लग रही थी। वह सब नौकरों पर चिल्ला रही थी, ठीक से काम करो, मुझे बिल्कुल गलती नहीं चाहिए। तुम जानते हो कल क्या है? अगर इतनी सी गलती हुई तो याद रखना सबको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। तभी सीढ़ियों से उतरती हुई निर्मला देवी ज्योति को दिखाई दी। ज्योति मुस्कुराते हुए कहने लगी, दादी देखो, सारी तैयारी हो गई है। निर्मला देवी मुस्कुराते हुए कहने लगी, हमें चिंता की जरूरत ही नहीं है, आप है ना सब करने के लिए। ज्योति मुस्कुराते हुए मन में कहने लगी, हाँ हाँ मैं हूं ना, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी पर हुकूमत करने के लिए। निर्मला देवी ने कहा, कहाँ खो गई ज्योति? ज्योति ने कहा, कुछ नहीं दादी सा, बस यही सोच रहे थे कि क्या वह आएंगे। ये सुनते ही निर्मला देवी उदास हो गई और ज्योति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगी, आप चिंता मत करें, वह समझदार है, वह जानते हैं उन्हें कब क्या करना है। और फिर वापस अपने कमरे में चली गई। ज्योति मुंह चिढ़ाते हुए सीढ़ियों की तरफ देखने लगी और कहने लगी, देखना एक दिन ऐसा आएगा जब जा ही नहीं पाएगा। इधर निर्मला देवी के कमरे में एक बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ी थी, जिसमें एक 21 साल का जवान लड़का निर्मला देवी की कुर्सी के पास खड़ा था। उनकी आंखों में आंसू है। वह उस फोटो पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, कब तक नाराज रहेंगे अपनी दादी से? हमने जो किया आपकी भलाई के लिए किया। इन 7 सालों में आप बहुत कम ही घर आए हैं। क्या आपको हमारी याद नहीं आती?
उस दिन जब से आप कोमा से उठे थे तब से आपका व्यवहार पहले से भी और कठोर हो गया है। पर हम जानते हैं आप कल जरूर आएंगे। हमारे प्यारे पोते वायु। रात के 12 बजे इंदौर में एक छोटा सा घर, अचानक ही लाइट ऑन हुई। एक लड़की जिसने पीले कलर का सूट पहना था, उसने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर दो औरतें खड़ी थीं। वो चुपचाप अंदर आ गईं। अंदर दूसरे कमरे में लाइन की रोशनी में एक छोटे से बेड पर दो छोटे छोटे शरीर दिख रहे थे। तीनों दबे पांव अंदर आई और बेड के साइड में खड़े होकर कहने लगी, 1 2 3, हैप्पी बर्थडे एंजल्स। फिर अचानक से कमरे की लाइट ऑन हो गई। बिस्तर पर दो छोटी बच्चियां चौंक कर बैठी हुई थीं। उनकी बड़ी बड़ी नीली आंखें हैरानी से फैली हुई थीं। दोनों ने ही ब्लू कलर का नाइट सूट पहना हुआ था। उनके लंबे बाल दो छोटी छोटी चोटियों में बंधे हुए थे। आधी नींद में वह दोनों काफी क्यूट लग रही थी। वह तीनों औरतें जाकर उनके गले लग गईं। तभी एक प्यारी सी आवाज आई, अरे हमें सांस नहीं आ रही है, दूर हटो दूर। तीनों हंसते हुए बैठ गए। दोनों छोटी लड़कियों में से एक लड़की बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए तीनों को देख रही थी और दूसरी लड़की गुस्से से। दूसरी लड़की ने कहा, आप लोगों को पता है समय क्या हो रहा है? रात के 12 बज रहे हैं। इसमें लोग सोते हैं और आप यहाँ पर हंगामा कर रही हैं। तीनों जाइए और सो जाइए। वह तीनों औरतें जो इस समय काफी खुश दिख रही थीं, उस छोटी बच्ची की डांट सुनकर सिर झुकाकर बैठ गई। उस छोटी बच्ची ने लंबी आह भरी और कहा, ठीक है, नाटक न करें, और अपने दोनों हाथ फैला दिए। इन पांचों ने ग्रुप हग किया। थोड़ी देर बाद एक केक आया जिस पर 7 नंबर की कैंडल लगी थी। वह उस बेड पर रखा दिया। दोनों लड़कियों ने कैंडल बुझाई और केक कट किया। फिर केक काट कर सब सोने चले गए। सुबह के 5 बजे उसी घर की खिड़की के पास एक लड़की आसमान को देख रही थी। हमेशा नीला दिखने वाला आसमान सुबह सुबह की सूरज की किरणों से लाल हो चुका था। उसकी रोशनी से उस लड़की की आंखें चमक रही थीं, जिसमें कुछ आंसू की बूंदें भी थीं। तभी अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने बिना पीछे मुड़े कहा, 7 साल हो गए मासी। मेरी रावी और वीरा आज 7 साल की हो चुकी है। प्रतिभा देवी के बगल में खड़े होते हुए कहने लगी, सही कहा धैर्या, समय कितनी जल्दी बीत गया। किसने सोचा था 7 साल पहले उस हॉस्पिटल रूम में जहां तुम तीनों अपनी जिंदगी खो चुकी थीं, अचानक से तुम्हारी सांसें लौट आएगी। वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। हमने तो उम्मीद ही खो दी थी, पर फिर वह दोनों शैतान और तुम वापस लौट आए। आज भी वह दिन याद करके दिल भर जाता है। तभी धैर्या को याद आया कि उस दिन क्या हुआ था। बच्चों को जन्म देने के बाद धैर्या की सांसें रुक गई थीं। वह गहरी नींद में चली गई थी, जहां उसे एक आदमी खड़ा था, जिसकी सिर्फ नीली आंखें दिख रही थीं, और वह कह रहा था, तुम सो नहीं सकती, तुम्हें जागना होगा। देखो इन दोनों को। धैर्या ने उस तरफ देखा जहां उस आदमी ने इशारा किया था। वहां दो छोटी बच्चियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी थीं और उनकी आंखें भी नीली थीं। वह आदमी फिर कहने लगा, तुम इन्हें नहीं छोड़ सकती। देखो, वह तुम्हें बुला रही है। उठ जाओ, जल्दी उठो। तभी उसके कानों में बच्चों की रोने की आवाज आई। डॉक्टर और नर्स हैरानी से इस वार्ड में खड़े थे, जहां कुछ पल पहले ही धैर्य और उसके बच्चों को मरा हुआ घोषित किया गया था। इन 15 मिनट में कैसे वह लोग वापस जिंदा हो गए थे, यह उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। बाहर प्रतिभा देवी बैठी रो रही थी और आहना उन्हें संभाल रही थी। तभी डॉक्टर ने आकर उन्हें बताया कि वह तीनों बच गए हैं। अहाना को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। धैर्य को जब नॉर्मल शिफ्ट किया गया तो प्रतिभा देवी और अहाना नहीं, उन प्यारी सी परियों को देखा जो अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से सब जगह देख रही थीं। उनके गाल बहुत गुलाबी थे और इन दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। कहाँ बच्चे रोने लगते हैं और यह दोनों हंस रही है। ऐसा कहते हुए प्रतिभा देवी रोने लगी थी। प्रेजेंट। हमें भी नहीं पता। शायद ईश्वर उन मासूमों की जिंदगी लेने से डर गए होंगे और हमारी भी इसलिए नहीं ली, क्योंकि उन्हें एक माँ की जरूरत थी, धैर्या ने कहा। प्रतिभा देवी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो सो जाओ। थोड़ी देर बाद वह दोनों शैतान उठ जाएगी। ये कहते हुए वह अंदर चली गई। नहीं पता मासी, पर आज के दिन वह सपना हमेशा याद आता है। आखिर कौन था वह शख्स जो हमें दूसरी दुनिया में जाते हुए देख वापस इस दुनिया में खींच लाया? क्या वह अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है?
ये कहते हुए वह उगते हुए सूरज को देख रही थी। एक लग्जूरियस प्राइवेट जेट में एक आदमी अपनी आंखें बंद किए वहां रखे सोफे पर बैठा था। वह काफी सुंदर जगह थी। सफेद कलर के सोफे थे। वह ब्लैक थ्री पीस सूट में वह आदमी किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। उस जेट में उसका एक प्राइवेट रूम था, जहां वह इस वक्त बैठा था। शायद वह सो चुका था। उसके सपने में एक लड़की सफेद कलर के कपड़ों में, जो छोटी बच्चों का हाथ पकड़े आगे जा रही थी, और वो उनके पीछे भाग रहा था। पर जैसे ही वह तीनों गायब हुए, उसने तुरंत अपनी आंखें खोलीं। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने खुद से कहा, फिर से, आज ही के दिन, फिर से वही सपना। क्यों तुम बार बार आ जाती हो? मिल जाओ मुझे। स्विंगालेट हुए वह खिड़की से बाहर बादलों से गिरे आसमान को देख रहे थे। तभी उसके सेक्रेटरी ने कहा, सर 2 घंटे में इंडिया में लैंड करेंगे। देहरादून में राजवंश हवेली में आज पार्टी है। क्या आप वहां जाएंगे? उस आदमी ने कहा, हाँ, तुम एक सूट रेडी करवा दो। और करण, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला? करण ने नामिक गर्दन हिलाते हुए कहा, वायु सर, हम पिछले 7 सालों से उन्हें ढूंढ रहे हैं। वायु में गहरी सांस ली और उसे जाने को कहा। करण ने अपना सर झुकाया और चला गया। इंदौर धैर्य का घर। वीरा और रावी घर के पीछे वाले गार्डन में थीं। वीरा एक छोटे से पंचिंग बैग पे बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही थी। उसके लंबे बाल एक पोनीटेल में बंधे हुए थे। वहीं पास में घास में एक मैट बिछाकर रावी योगा कर रहे थे। दोनों ने ही छोटी छोटी सी लोअर टी शर्ट पहनी थी। रावी के लंबे खुले बाल हल्की हल्की हवा में उड़ रहे थे। तभी धैर्य हाथ में पूजा की थाली लेकर बाहर आने लगी। उसने लाल कलर का चूड़ीदार सूट पहना था। उसके लंबे बाल उसके कंधे पर थे, जिससे पानी टपक रहा था। उसकी गहरी काली आंखों में काजल भरा हुआ था, जिससे वह बहुत प्यारी लग रही थी। वो पास ही में बने तुलसी के गमले के पास जाकर पूजा करने लगी। उसने सूर्यदेव को पानी चढ़ाया, फिर दूसरी ओर मुड़कर अपनी दोनों बेटियों को देखने लगी। फिर उनके पास जाते हुए कहने लगी, वीरा रावी सुनिए, आरती ले लीजिए। आज आपका जन्मदिन है। बस करे आप दोनों। मासी के साथ रहते रहते आप दोनों भी उन्हीं की तरह होती जा रही हैं। तभी पीछे से प्रतिमा देवी जी की आवाज आई, हमने नहीं बिगड़ा। हमारी दोनों प्रिंसेस तो अपनी सेहत का ख्याल रख रही हैं। और वीरा को देखते हुए कहने लगी, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। मैं तो कहती हूँ तुम्हें अब पुशअप ट्राई करने चाहिए। तभी रावी अपनी मैट को फोल्ड करते हुए कहने लगी, नानी, दी ने तो पहले ही स्टार्ट कर दिए हैं। बस ये स्टार्ट करने के पहले ही उन्होंने अभी 50 पुशअप्स किए थे। ये सुनते ही धैर्य घूर कर वीरा को देख रही थी और वीरा रावी को। जब धैर्य ने देखा था तो वीरा रावी को घूर कर देख रही थी। तो उसने कहा, रावी को घूरना बंद करें। उसने कुछ गलत नहीं कहा। हमने आपको पहले ही बोला था कि आपके लिए इतनी अच्छी हेल्थ नहीं है। आप क्यों नहीं समझती हैं? अभी आप छोटी हो। वीरा अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई और रावी उसे चिढ़ाने वाली नजरों से देख रही थी। धैर्य में दोनों के पास आकर उनके सर पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा छोड़ो ये सब, हम आपके लिए आपकी पसंद का खाना बना रहे हैं। फिर वीरा और रावी अंदर चली गईं। अहाना ने दूर खड़ी गहरी सांस लेते हुए कहा, ये दोनों बच्चों की तरह क्यों नहीं रहती हैं? थोड़ी देर बाद सुबह के 10 बजे रावी और वीरा अपने स्कूल यूनिफॉर्म में बैठी थीं। धैर्य उन्हें नाश्ता करा रही थी। फिर वह उनके साथ बाहर आ गई। प्रतिभा देवी और अहाना भी उन्हीं के साथ थीं। प्रतिभा देवी ने कहा, धैर्य, अब हम भी चलते हैं। जल्दी तुमसे मिलने आएंगे। रावी और वीरा जब 3 साल की थीं, तभी धैर्य ने एक किराए का घर ले लिया था, जहां वह अपनी दोनों लड़कियों के साथ रहती है, क्योंकि प्रतिभा देवी जी के बेटा और बहू उनके पास वापस आ चुके थे और ऐसे उनके यहाँ रहना धैर्य को ठीक नहीं लग रहा था। सब अपने अपने रास्ते निकल गए थे। धैर्य ने वीरा और रावी को स्कूल बस में चढ़ाया और ऑटो लेकर अपनी कंपनी में चली गई, जहां वह काम करती थी। बच्चों के जन्म के बाद धैर्य ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और अब वह एक कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करती थी। सनशाइन स्कूल। रावी और वीरा अपनी क्लास में बैठे थे। वह दोनों 3rd क्लास में थे। टीचर बच्चों को 7 का टेबल सुनाने को कह रही थी। पूरी क्लास में सिर्फ 2 ही लड़कियों के हाथों पर थे। मैम ने वीरा को इशारा किया तो वीरा उठकर 7 का टेबल सुनाने लगी और वापस बैठ गई।
ऐसे ही 3-4 क्लास, इसके बाद लंच ब्रेक हो गया। दोनों बहनें अपना-अपना टिफिन लेकर बैठी थीं और उसे घूर कर देख रही थीं। रावी ने वीरा से कहा, दी आपको क्या लगता है? आज टिफिन में क्या होगा? वीरा ने कहा, बिना ओपन करें पता नहीं चलेगा। फिर दोनों ने एक साथ अपना टिफिन बॉक्स खोला। उसमें चने की सब्जी और पूरी थी। ये देखकर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके साथ एक नोट भी रखा था। वीरा ने नोट उठाकर पढ़ा। उसमें लिखा था, हम जानते हैं आज आप दोनों का जन्मदिन है और आपको स्कूल नहीं जाना था, पर यह जरूरी भी है, इसलिए माफी के तौर पर आज आप दोनों का पसंदीदा खाना दे रहे हैं। हम सब शाम को घूमने भी जाएंगे तो मन लगाकर पढ़ना। रावी ने कहा, दी मम्मा ने क्या लिखा था? तो वीरा ने वो नोट रावी को पास कर दिया। रावी ने उसे पढ़ा और मुस्कुराते हुए खाना खाने लगी। वीरा ने एक नजर उसे देखा और फिर वह भी खाना खाने लगी। स्कूल के 2 दिन लाइब्रेरी टाइमिंग भी होती थी। यहाँ सभी बच्चों को लाइब्रेरी ले जाया जाता था। रावी और वीरा इस समय स्कूल की लाइब्रेरी में बैठे थे। बड़े बड़े बुकशेल्फ के बीच बेंच लगी हुई थी, जहां वह सारे बच्चे बैठे बोर होते हुए अपनी किताबों को घूर रहे थे और दूसरी तरफ रावी और वीरा फिजिक्स की बुक पढ़ रहे थे। एक टीचर ने उन्हें देखकर कहा, तुम सबको यहाँ पढ़ने के लिए लाया गया है, ये वह वापस रखो, ये बड़ों की है। वीरा ने आंखें सिकोड़कर अपने सामने खड़ी टीचर को देखा और फिर वापस बुक को देखने लगी। रावी ने मन में कहा, मैडम तो गई। मैडम ने जब खुद को इग्नोर होता पाया तो उन्होंने चढ़कर वीरा के हाथ से वर्कबुक छीन ली। वीरा ने अपने हाथ फोल्ड किए और कहा, इस लाइब्रेरी में हमें पढ़ने के लिए बुलाया गया है। हम अपनी पसंद की किताब पढ़ सकते हैं। तो आपने यह छीनी क्यों? मैडम अकड़कर कहने लगी, बच्चों वाली किताबें पढ़ो, और मजाक उड़ाते हुए वहां से जाने लगी। तभी वीरा ने कहा, बुक के पेज नंबर 63 पर चैप्टर 7 वेवा ऑप्टिक्स इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। क्या आप मुझे वह करके दिखा सकती है? अभी तक वहां बड़ी बड़ी क्लासेस के सभी बच्चे इकट्ठा हो चुके थे। वह मैडम मैथ्स ही पढ़ाती थी, पर वो 5वीं क्लास की ही टीचर थी। उसके लिए बड़े सवाल करना बहुत मुश्किल था। इतने सारे बच्चों के सामने वह अपनी इंसल्ट नहीं कराना चाहती थी, इसीलिए वह बैठ गई। लाइब्रेरी में सबको ही काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था, इसीलिए सभी देखने आ गए कि क्या हो रहा है। रावी उस मैडम को देखकर अपना सिर हिला रही थी और मन में कह रही थी, इसे कहते हैं अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। तो क्या बदला है 7 सालों में धैर्य की जिंदगी में? क्या वीरा यह कंपटीशन जीत जाएगी? जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टोरी पॉइंट चैनल पर।